ये जो माइग्रेन होता है ये वुमेन को सबसे ज्यादा क्यों होता है? एंटरटेनमेंट के लिए नाइट टाइम पे रील्स की स्क्रोलिंग हो रही है कि उठते ही बेड टी चाहिए या फिर कॉफी के बिना मेरी आंख नहीं खुलती। आप सुबह उठते ही एक तो फोन को चेक नहीं करना है, एसिड तो 24/7 प्रोड्यूस होता रहता है। 5 to 6 कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो वुमेन आज की डेट में सबसे ज्यादा फेस कर रही हैं। क्योंकि आईटी सेक्टर में जो फीमेल्स हैं उनको बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स रहते हैं, लगते हो कि आप जॉब छोड़ दीजिए। तो एग्जामिन योर ब्रेस्ट व्हाइल यू आर टेकिंग बाथ। कोई गांठ तो नहीं फील हो रही है, कोई लंप तो नहीं फील हो रही है, लीडिंग टू मोर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। नेक को हम यूज बहुत करते हैं बट हम उसको स्ट्रेंथन नहीं करते हैं। वी पुट अ स्ट्रेन ऑन इट, वी डोंट स्ट्रेंथन आवर नेक। नमस्ते एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर वुमेन वेलनेस वीक। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन एंड टुडे वी हैव अ न्यूरोलॉजिस्ट and a general physician with us, Dr. Priyanka Sehrawat. She has done MD Medicine from AIIMS Delhi and DM Neurology from AIIMS Delhi and she is currently practicing in Gurgaon. A very warm welcome, Dr. Priyanka. Thank you for being here. Thank you, Kamya ji. Thank you so much. Thank you for the opportunity. I'm really glad to be here. Please. Let's talk about health awareness today. So please tell them कि आज हम क्या-क्या topics cover करने वाले हैं. So it's going to be an interesting talk. I want to tell you आपको cervical spondylosis के बारे में, migraine के बारे में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो as a woman आपको ध्यान रखना है after 40 years of age. कौन सी ऐसे cancers हैं जो mostly इनकलकेट होते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं फीमेल्स को, और उनकी स्क्रीनिंग कैसे की जाए, उनसे बचा कैसे जाए. मोस्टली इट विल बी अबाउट अवेयरनेस कि आपको कैसे प्रिवेंशन करना है rather than क्योर. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन टुडे. All right, so I am excited. Are you excited? Because मैं आपके behalf पे आज डॉक्टर प्रियंका से बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ. So stay tuned till the end and I really hope आपको आपके सारे questions का आंसर मिल जाए. Let's get started. So my first question to you is, अभी क्योंकि मॉडर्न ज़माना है and everything is so changed. So first of all tell me कि हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो वुमेन की न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो जो लाइफस्टाइल जिस तरीके से चेंज हुआ है उसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी चेंज हुई हैं. Okay. माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द करंट लाइफस्टाइल कि मैं आपको बता नहीं सकती. फीमेल्स में स्पेसिफिकली वर्किंग विमेन, पोस्टपार्टम फीमेल्स जिनकी जस्ट अभी डिलीवरी हुई है, उनको भी माइग्रेन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अब अगर हम सिर्फ लाइफस्टाइल की बात करें तो जो रात का स्क्रीन टाइम है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. अब रात को सब स्क्रॉल करके सोना चाहते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड हैं, स्लीप इंटरप्टेड रहती है, कभी भी फ्री ऑफ थॉट्स नहीं रहते हैं. आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स प्लीज़ गो टू स्लीप विदाउट एनी थॉट्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्लीप. और ये स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अच्छे से सोओगे नहीं तो सुबह उठ के एंजाइटी, पैल्पिटेशंस, हैवी हेडेडनेस, लेस एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, ये सब रहेगा. तो अगर हम एक चीज़ की बात करें कि लाइफस्टाइल में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है, जिसका हम नहीं रख पा रहे हैं, वो है स्क्रीन टाइम आफ्टर 8 PM. इफ़ यू कैन, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट आई विल एडवाइज यू प्लीज अवॉइड वॉचिंग स्क्रीन्स आफ्टर 8 PM. Alright, but होता इसका opposite है. Like people are awake till 1 and 2 watching reels, sleeping with the same mindset and then they wake up with anxiety, headache and very low energy. So it's very important कि आप अपने routine का ध्यान रखो and as she mentioned sleep cycle is very important. So my next question is, can you tell us like 5 to 6 common neurological disorders जो वुमेन आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेस कर रही हैं? हाँ, तो एक तो हेडेक, सर दर्द बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है. दूसरा नेक पेन. टीचर्स में वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स, जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ जाता है क्योंकि बहुत ऊंची आवाज़ में उनको बात करना पड़ता है. तो मोस्ट ऑफ द वर्किंग फीमेल पॉपुलेशन इज़ इन द टीचिंग फैकल्टी, एज अ फैकल्टी, प्रोफेसर, कॉलेजेस में, स्कूल्स में. उनको बहुत ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आता है. देन बैक पेन, क्योंकि आईटी सेक्टर में जो फीमेल्स हैं उनको बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स रहते हैं, तो दे एंड अप हैविंग बैक इश्यूज, दे एंड अप हैविंग अ स्पाइनल पोस्चरल प्रॉब्लम. हेडेक का प्रॉब्लम तो है ही, प्लस क्योंकि इतनी भागा दौड़ी में हम रहते हैं, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, वी आर नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ आवर डाइट and that leads to nutritional deficiencies. So iron deficiency, vitamin B12 deficiency, vitamin D deficiency, leading to more neurological issues. So spine, head, migraine, vocal cord nodules, hoarseness of voice, back pain, ये सारे issues commonly अभी females में हैं which we need to be aware about.
ऑल राइट, सो कमिंग टू दिस ओनली, अभी जो आईटी सेक्टर में वुमेन हैं जो स्पेशली नाइट शिफ्ट में काम करती हैं, जिनका रात को काम रहता है, सो हाउ इज दैट वर्क अफेक्टिंग देयर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, या उनका मेंटल वेलबींग जो है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है? करेक्ट। सो जब हम नाइट शिफ्ट में काम करते हैं हमारा बॉडी का रिदम चेंज हो जाता है। सी वी जी। हैव अ सर्केडियन रिदम, हमारे जितने भी बॉडी के हॉर्मोन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, मेलेटोनिन है, हमारा स्लीप साइकिल रिदम है, दे आर ऑल वर्किंग ऑन अ सर्केडियन रिदम। एवरी सिंगल मिनट ऑफ द डे द हॉर्मोन्स डू नॉट रिमेन द सेम। हर सेकेंड हार्मोन लेवल सेम लेवल पे नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। ये जो रिदम है बॉडी का ये डिस्टर्ब हो जाता है व्हेन यू गो हेड विद अ नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट में ये चीज़ें चेंज हो जाती है, बट हाउ कैन यू मेंटेन दैट? Yeah. अब हर किसी नाइट शिफ्ट वर्कर को ये नहीं कह सकते हो कि आप जॉब छोड़ दीजिए, ये Yeah. पॉसिबल नहीं है। सही बट देन बात व्हाट टू डू, देयर क्वेश्चन ऑफन हाँ, इज मैम व्हाट टू डू, what हम to क्या do? करें, हम कैसे माइग्रेन से, हेडेक से बचें? एटलीस्ट अपना जो आपका डे टाइम का रूटीन है उसमें अपने 7 आवर्स स्लीप के फिक्स रखें, अपना डाइट का पैटर्न मेंटेन करें। जब आप वर्क कर रहे हैं नाइट में तो उसमें भी फिक्स 3 मील्स रखें। नाइट में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है शुगर क्रेविंग्स की, तो जंक फूड ना खा के घर का ही खाना या तो पैक करके लेके जाएं या फिर आप खा के जाएं टाइम से। ध्यान रखें कि जो 7 आवर्स का डे का स्लीप है उसमें स्लीप से 2 घंटा पहले आपको मोबाइल स्क्रीन से दूर रहना है। सेकेंडली, जब आप दिन में घर पे आते हैं तो उस टाइम पे अपनी नींद का ध्यान रखिए कि 7 आवर का स्लीप का आप शेड्यूल अपना बना लो। आपको पूरा दिन सोने की ज़रूरत नहीं है, 7 आवर शेड्यूल इज इनफ। यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू हैव 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन दैट डे टाइम रूटीन, तो उसको भी मेंटेन करना है। दिन में भी अगर आप सोने जा रहे हो नाइट का शिफ्ट करके तो उससे 2 घंटा पहले आपने स्क्रीन बंद रखना है। हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपका जो डे टाइम का रूटीन है उसको आप नाइट में शिफ्ट कर दीजिए, आपका इंटरनल बॉडी अपने आप उसमें शिफ्ट हो जाएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स का आप ध्यान रखिए। ऑल राइट, सो इट्स अबाउट कि हमें एक्सक्यूजेस नहीं देने कि मैम नाइट शिफ्ट है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। वी जस्ट हैव टू लुक फॉर अल्टरनेट कि अब यही need to shift हमारा our रूटीन timing, है, yes. इसको हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि खाना भी है। तो Correct. what can we do instead of that is we can just shift that night routine into morning routine and उसको उस हिसाब से बैलेंस करके वैसा रूटीन बना लो। Correct. You can Yeah. have that routine during daytime also. ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो। सो येस वुमेन, नो एक्सक्यूजेस फ्रॉम टुडे। डॉक्टर प्रियंका ने बहुत ही अच्छा रूटीन शेयर किया है कि वो सारी चीज़ें जो आप मेरी वीडियोस में भी देखते हैं कि नाइट में करनी चाहिए, वो सेम चीज़ें दिन में भी हो सकती हैं। एंड वेरी वेल सेड कि आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी, बिकॉज अभी बॉडी को आदत है अगर कि रात को सब सोते हैं, बट इफ़ यू स्टार्ट स्लीपिंग इन द डे टाइम, यू हैविंग गुड 7 आवर्स ऑफ स्लीप, तो बॉडी का वो साइकिल वैसे शिफ्ट हो जाएगा एंड धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू डू इट, no excuses. And now coming to the screen exposure, because एक तो है कि कुछ लोगों का काम है स्क्रीन पे कि करना ही पड़ेगा, but apart from that also, like us in general, we are a lot used to, like everything is on screen these days. Correct. मतलब कि randomly we are watching reels, Yes. या फिर काम है या फिर everything is on mobile. Entertainment. So yes, entertainment. So how do we prevent ourselves from that screen exposure? And अगर it's too much तो उस पे उसके क्या इफेक्ट्स हैं हमारे न्यूरोलॉजिकल हेल्थ पे? यस, सो सी, जो हमारा स्क्रीन एक्सपोजर होता जी। है, एक तो हमारे मेलेटोनिन जो हमारा स्लीप साइकिल रिदम का मॉलिक्यूल होता है उसको बहुत हैम्पर करता है। आई अंडरस्टैंड कि जॉब के लिए आईटी सेक्टर वालों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन जी, एक्सपोजर जी, का जी। ज़रूरत रहता है, बट देन जो एंटरटेनमेंट के लिए नाइट टाइम पे रील्स की स्क्रोलिंग हो रही है, that is, we need to stay away from that. If we do not want to end up waking up with a headache, you need to stay away from screen during night time. There is no other way to say about this. Then you need to know कि जब भी आप स्क्रीन से खुद को एक्सपोज कर रहे हो आप अपने बाकी कामों को दूर कर रहे हो। वॉट एवर यू हैड टू डू ड्यूरिंग दैट टाइम, आप एक्सरसाइज वॉकिंग को हटा के यू आर स्क्रोलिंग ऑन द स्क्रीन। आप रात को देर से सोओगे तो ऑब्वियसली आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाओगे। देन हाउ विल यू मेंटेन दैट रूटीन ऑफ हैविंग नट्स एंड सीड्स इन द मॉर्निंग, or you know, feeling fresh while you wake up in the morning, or be efficient while you are doing your work in the morning. आप एफिशिएंसी नहीं रख पाओगे। तो जो रात का जो स्क्रोलिंग है उसको कम करेंगे। और जिनको जॉब के लिए स्क्रीन का लॉन्ग टाइम स्क्रीन आवर्स का ज़रूरत है उनके लिए मेरी एक एडवाइस रहेगी कि एवरी 90 मिनट्स टेक अ गैप ऑफ 5 मिनट्स, टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। वो 5 मिनट्स का ब्रेक बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा आंखों को रिलैक्स कर लो, आप वॉशरूम चले गए, यू टेक अ ब्रेक, यू रोम अराउंड योर ऑफिस एंड देन यू कम बैक। वर्क फ्रॉम होम है तो घर पे थोड़ा सा पानी पी के आ गए, वॉशरूम चले गए और आ गए। एवरी 90 मिनट्स टेक अ ब्रेक।
ऑल राइट, सो आपको पता है क्या होता है, वेन एवर आई पोस्ट सम रूटीन ना बहुत हेल्दी वाला, तो उसमें पता है किस टाइप के कमेंट्स आते हैं। अगर मैं कह रही हूँ ना कि मैं 10 बजे सो जाती हूँ एंड आई वेक अप एट 5, तो पीपल आर लाइक कि आई एम वॉचिंग दिस रील एट 4:38। Yes. मतलब I कि दे also आर, get those comments. हाँ, Yes. सो दे आर एक्चुअली जस्ट स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग नेटफ्लिक्स एंड प्राइम एंड एवरीथिंग। मतलब वो Correct. टाइम ही ऐसा बना लिया है कि रात को बैठ के ये करना है, विल हैव सम जंक फूड, मिडनाइट Yes. क्रेविंग्स, एंड वो चीज़ Yes. अभी रियलाइज नहीं हो रही है। Correct. That अभी timing needs हाँ, to be changed. टाइमिंग नीड्स टू The बी bedtime चेंज्ड। routine matters a lot. As far as your brain health हम्म, goes, the bedtime routine matters a lot. या आप रात को किस टाइम पे सो रहे हो, आप सोने से 2 घंटा पहले क्या कर रहे हो, क्या जी, आपने कैफिनेटेड ड्रिंक्स लिए हैं, क्या आपने हम्म, सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए हैं, क्या आपने खाना 2 घंटे से पहले खा लिया है, क्या आप सोते टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर स्क्रीन देख रहे हो. दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. या सो ऑल्सो इज द मॉर्निंग टी एंड कॉफी जो पीपल लाइक पीपल कंज्यूम एम्प्टी स्टमक, कि उठते ही Yes. बेड टी चाहिए या फिर कॉफी के बिना मेरी आंख नहीं खुलती, इज दैट ऑल्सो अफेक्टिंग न्यूरोलॉजिकल हेल्थ? यस, सो व्हाट हैपेंस इज कि खाली पेट चाय और कॉफी पीने से दे लीड टू मोर ऑफ एसिड प्रोडक्शन. आप ओके, ऑलरेडी 10 घंटा खाली पेट थे जब आप सो रहे थे, तो अभी सिर्फ एसिड है आपके पेट में. एसिड तो 24/7 प्रोड्यूस होता रहता है. कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब वो कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है. जब भी हम खाना खाते हैं तो दैट इज अ स्टिमुलस फॉर एसिड प्रोडक्शन. कॉफ़ी और टी में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑल टुगेदर और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम आता है. एम्प्टी स्टमक टी एंड कॉफ़ी नीड्स टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट. सेकेंडली, जब भी आप सुबह उठते हो तो आप क्या करो, आप सुबह उठते ही एक तो फ़ोन को चेक नहीं करना है, दूसरा सुबह उठ के खाली पेट चाय और कॉफ़ी नहीं लेना है. यू वेक अप, हैव 1 or 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, वार्म वाटर, नॉर्मल वाटर, जैसा भी आपको अच्छा लगता है पानी पीजिए. कुछ नट्स एंड सीड्स को अपना डाइट में इंक्लूड कीजिए. रात को सोख करके सोना है, सुबह उठ के लेना है. मुट्ठी भर के नहीं लेना है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है. टेक 2 walnuts, 2 almonds, few pumpkin seeds in the morning when you wake up. Wait for 10 minutes. Then you can have 1 cup of tea. Try not to exceed 1 cup of tea or coffee in the whole day. ट्राई करें कि उसको एक्सीड ना करें. ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा टी या फिर कैफीन की मात्रा जो आप मिला रहे हैं, अगर आप 2 बार ले रहे हैं तो उसको आप हाफ हाफ में अच्छा, डिवाइड कर सकते हो, या फिर यू कैन रिप्लेस योर टी एंड कॉफ़ी विद कोकोनट वाटर और नॉर्मल वाटर. दैट विल बी बेस्ट. So you need to follow this morning routine also. You need to have a relaxed morning and bedtime routine if you want to be really efficient with your work. ऑल राइट, सो दैट वाज अ ग्रेट इनसाइट कि हम कैसे उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स ला रहा है एंड इट्स एक्चुअली वेरी सीरियस, जो कि अभी रियलाइज नहीं हो रहा है. Correct. बट इन द लॉन्ग रन इट्स एक्चुअली स्लोली स्लोली अफेक्टिंग आवर हेल्थ इन सम और द अदर वे. एंड नाउ आई वांट टू नो कि ये जो माइग्रेन होता है, ये वुमेन को सबसे ज़्यादा क्यों होता है? सी, माइग्रेन इज़ अ टेंडेंसी. जैसे कुछ लोगों को एलर्जी की टेंडेंसी जी, होती है, जब भी बाहर जाते हैं तो उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं. किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उनको एलर्जिक टेंडेंसीज हो जाती हैं. सिमिलरली, माइग्रेन इज़ अ टेंडेंसी. अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ फीमेल्स हैव दैट टेंडेंसी. या कुछ लोगों को कम होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा ज़्यादा होती होती है. है. अब क्योंकि एक टेंडेंसी है, दिस टेंडेंसी इज गोना स्टे विद यू. यू कैन नॉट गेट ओके, रिड ऑफ माइग्रेन 100%. what can you do to prevent your triggers turning into a headache? उसको कैसे प्रिवेंट करना है? बाय फॉलोइंग अ रूटीन. अपना लाइफस्टाइल का रूटीन फॉलो करके. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन खाली पेट रह गए, एक दिन धूप में चले गए, एक दिन लंबा ट्रैवल कर लिया, एक दिन रात को डिस्टर्ब हो गई स्लीप, तो नेक्स्ट डे आपको सीवियर माइग्रेन का अटैक हो गया या सीवियर हेडेक हो गया. वो नहीं होना चाहिए. उससे बचने के लिए क्या करना है? यू नीड टू फॉलो अ रूटीन. अब जब हम रूटीन की बात करते हैं तो क्या रूटीन, व्हाट डू वी मीन बाय फॉलोइंग अ रूटीन? सो मॉर्निंग में उठते हैं, एक तो एम्प्टी स्टमक टी और कॉफ़ी अवॉइड करना है जिसको भी हेडेक होता है. मॉर्निंग में उठ के कुछ नट्स एंड सीड्स, 2 walnuts, 2 almonds, few pumpkin seeds are important. Pumpkin seeds are rich in magnesium. Magnesium helps a lot with migraine headaches. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 30 मिनट्स का एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग, जुम्बा, एरोबिक, स्विमिंग, ट्रेडमिल, डांसिंग, वॉट एवर एरोबिक्स यू कैन डू, please start doing it. If you can't run or jog when you are 30 years old, you tell me, how will you be able to walk properly when you are 50 or 60 years old? Right? So you need to start. Endurance ऐसे ही बनता है. You need to exercise. बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है. माइग्रेन कुछ पेप्टाइड्स की वजह से होता है. सम न्यूरोपेप्टाइड्स आर देयर. CGRP मॉलिक्यूल्स होते ओके, हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्रेन में बिल्डअप हो जाते हैं, दे ट्रिगर दैट हेडेक.
तो अगर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप खाना टाइम पे खा रहे हो ना, मोस्ट ऑफ माय माइग्रेन पेशेंट्स दे स्टे एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, Okay. either they are following intermittent fasting or they just stay empty stomach in Empty general कि stomach. टाइम नहीं मिला टाइम या नहीं ऑफिस की मिला. भागा दौड़ी है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ करके तब हम 12 बजे के आसपास खाना खाते हैं. अवॉइड डूइंग दैट. यू नीड टू फॉलो योर रेगुलर मील टाइमिंग्स. आपको सुबह 9 बजे खाना खाना है, देन आपको लंच करना है 2 बजे, फिर रात का खाना 8 बजे से पहले खाना चाहिए. दैट इज़ द आइडियल रूटीन दैट यू शुड फॉलो. यू नीड टू इंक्रीज फाइबर एंड वाटर इन योर इनटेक. अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, आपने पूरे दिन में 2 ग्लास पानी पिया है, तो यू विल बी हैविंग दैट टेंडेंसी विल इंक्रीज. Yeah. वो हेडेक का टेंडेंसी बढ़ बढ़ेगा. जाएगा. रात का रूटीन ठीक होना चाहिए. अवॉइड स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग. लाउड नॉइजेस अपने एनवायरनमेंट में अवॉइड करना है. खुद भी लाउड नॉइज में बात करना, लाउड वॉइस में बात करना, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग को अवॉइड करना है इफ़ यू हैव द टेंडेंसी ऑफ माइग्रेन. अदरवाइज वो हेडेक में टर्न हो जाएगा. स्क्रीन टाइम को कम रखो. अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, देन आप एवरी 90 मिनट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक. अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज अवॉइड वॉचिंग स्क्रीन आफ्टर 8 PM. इवन फॉर बच्चा जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, उनमें भी माइग्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. उनका भी स्क्रीन टाइम 8 बजे के बाद का आपको कम से कम रखना है. तो रात के रूटीन का ध्यान रखेंगे, दिन भर के रूटीन का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो टेंडेंसी कम रहेगी. हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपने ट्रैवल कर लिया, आप कहीं पे घूमने चले गए, आपको माइग्रेन ट्रिगर हो गया. दैट विल नॉट हैपन इफ यू फॉलो अ रूटीन. ऑल राइट. तो क्या सनलाइट से भी ज़्यादा मतलब होता है? सनलाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर माइग्रेन. तो मैं अपने माइग्रेन पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि जब भी आपको धूप में जाना है, तो या तो आप एक अम्ब्रेला यूज करें या फिर आप शेड्स पहने. ऑल राइट. बट डू नॉट एक्सपोज योरसेल्फ डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन. Because I have seen this कि अगर सनलाइट में जाते हैं ना, like I have seen around in my relatives only, they have migraine, and जैसे ही थोड़ा भी सनलाइट का एक्सपोजर होता है या थोड़ा अगर चलना पड़ गया in sunlight, तो they get a lot of heavy headache. Yeah. So all right, and now after the migraine thing, let's come to the neck. How is the cervical, अपना जो neck वाला cervical है, how is that related to the neurology वाला part? सो सर्वाइकल स्पाइन इज़ द स्पाइन जो कि हमारे नेक में है. अब सर्वाइकल स्पाइन को, नेक को हम यूज़ बहुत करते हैं, बट हम उसको स्ट्रेंथन नहीं करते हैं. वी पुट अ स्ट्रेन ऑन इट, वी डोंट स्ट्रेंथन आवर नेक, and that's why we end up having pain. See, after taking birth, your body cells are going towards regeneration till 30 years of age. 30 years की एज तक आपके नर्व फाइबर्स, आपके मसल फाइबर्स, आपके बॉडी सेल्स फॉर्मेशन वाले प्रोसेस पे चल रहे हैं. डीजनरेशन का प्रोसेस बहुत कम होता है, टूटने का प्रोसेस बहुत कम होता है. आफ्टर 30 ये डीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, रीजनरेशन बहुत कम हो जाता है, फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है. दैट इज़ द एज व्हेन योर बॉडी स्टॉप्स कंपेंसेटिंग फॉर योर स्ट्रेन. जो भी आपने नेक पे स्ट्रेन डाला 30 ईयर्स के बाद, वो आपको परेशान करेगा अगर आपने अपने नेक को स्ट्रेंथन नहीं किया. तो पहली चीज़, जब भी आप बैठते हैं, आपका डेस्कटॉप पे काम है, तो मेक श्योर that your posture is good. Now the normal cervical spine, जो ideal posture होता है, spine is C shaped. जो ideal posture है उस spine को maintain करने के लिए, that is कि आपके जो ear lobes है वो कंधे के ऊपर आने चाहिए. ना तो ऐसे करके आपको गर्दन को ज़्यादा रखना है, ना पीछे करके रखना है. तो जब भी आप बैठते हैं, तो डेस्कटॉप का जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है वो आपके टिप ऑफ नोज की सिधाई में आना चाहिए. You need to maintain that neck posture to have an ideal posture of your neck. Secondly, neck strengthening exercises are very important. नेक पेन, इवन अगर आपको सर्वाइकल का पेन शुरू हो गया, आपको नेक पेन है, नेक में स्टिफनेस है, आर्म में पेन जा रहा है, शोल्डर में पेन रेडिएट कर रहा है, देन ऑल्सो योर एक्सरसाइजेज मैटर अ लॉट. मसल फाइबर्स के लिए हाइड्रेशन मैटर्स अ लॉट. तो अगर आपको नेक पेन का प्रॉब्लम है, तो एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेंथन करो, सो दैट कभी भी स्ट्रेन पड़े, आपने लंबा ट्रैवल किया, आप पूरा दिन बैठे हुए हो, तो आपको वो नेक पेन में कन्वर्ट ना हो, आपका स्पाइन का पोस्चर खराब ना हो. कोई भी ऐसी दवाइयाँ नहीं है जो आपके स्पाइन के पोस्चर को ठीक कर पाएंगी, वो आपका एक्सरसाइज ही है. एंड बीइंग अ योगा एक्सपर्ट, काम्या जी को पता है, शी इज़ दी बेटर वन टू टेल यू कि हाउ दी स्पाइन पोस्चर मैटर्स. Yoga has everything to do with the posture of spine. Yeah. Yes. So I keep on telling them in the classes also that your posture matters a lot. Sometimes we are doing face massage in the class and we get like this कि ऐसे hunch हो जाता है. So I tell them कि there is no point of a glowing face if you look like this. Yes, so keep your back straight all the time. Take care of it. And everything I keep on telling them, and exercises are also like included in the sessions. Really? But I want to ask कि मैं कैसे identify करूँ कि
Is it cervical or is it general neck pain? सो सर्वाइकल का जो पेन होता है उसको जी। हम वो स्पाइन के पोस्चर की वजह से है। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है कि सर्वाइकल स्पाइन का स्ट्रेटनिंग हो जाता है, जो सी शेप्ड कर्वेचर है वो लूज कर जाता है। Okay. स्ट्रेटनिंग कब होगी? जब साइड की जो मसल्स है वो स्पाज्म में जाती है। जब आपके पीछे नेक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका बीच में मिड लाइन में स्पाइन है वो ऑब्वियसली खींचेगा और वो स्ट्रेटन हो जाएगा। एंड दैट इज वेयर द डिस्क मैटर्स। उसके बाद में क्या होता है, जो डिस्क है वो पीछे बल्ज करता है, अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया। पीछे से साइड से हमारी नर्व फाइबर जा रही होती है जो हैंड्स में जाती हैं। सो द थर्ड स्टेज इज जब वो नर्व फाइबर इरिटेट होना शुरू कर देती है, तो तब ठीक है। आपको वो पेन शोल्डर में, हाथ में आता है। नर्व फाइबर्स की वजह से नमनेस और टिंगलिंग भी हाथों में आती है। सो दिस इज हाउ द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यूरोपैथिक पेन, इनटू नमनेस एंड टिंगलिंग। ये स्टेजेस होते हैं। एंड दिस इज विद दीज सिम्टम्स यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ, अगर पेशेंट कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन है, जकड़न है, तो दिस इज स्टेज 1। अगर पेशेंट कह रहा है कि वो जकड़न जो है अब मुझे कंधे में आ रही है, आर्म में आ रही है, पेन आ रहा है, तो वो स्टेज 2 पे आ गया है। और अगर अब उनको नमनेस और टिंगलिंग स्टार्ट हो गया, इसका मतलब नर्व कंप्रेशन हो रहा है। अगर ग्रिप में वीकनेस आ गई है, इसका मतलब नस दब रही है, नर्व कंप्रेशन आ गया है। then that is the advanced stage. You need to meet a neurologist at the first stage itself. उसी टाइम पे आप ट्रीट कर लोगे तो ये बाकी स्टेजेस से आप बच जाओगे, प्रिवेंट कर पाओगे इसको। All right. So do you suggest medicines for this or how can we prevent? मतलब अगर हो गया है या फिर लग रहा है कि हो सकता है due to the lifestyle, तो what are the preventive measures? हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। मेडिसिन का एक रोल होता है, फिजियोथेरेपी का रोल होता है, एक्सरसाइजेस का रोल होता है। मेडिसिन का रोल होता है जब आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा स्पाज्म में है। सो ओनली रेस्ट एंड एक्सरसाइजेस आर नॉट गोइंग टू हेल्प विद दैट। उसमें आपको एंटी स्पाज्मोडिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन की ज़रूरत रहेगी। जब आपको नर्व कंप्रेशन आ गया, आपको बहुत ज़्यादा नमनेस है, वीकनेस है, देन यू नीड नर्व सप्रेसेंट्स, यू नीड मेडिकेशंस। फिजियोथेरेपी का ज़रूरत होता है इन ऑर्डर टू रिलैक्स योर मसल फाइबर्स, इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट योर नर्व फाइबर्स सो दैट वो ख़राब ना हो, वो डिजनरेट ना हो। एंड देन एक्सरसाइजेज मैटर करती हैं अल्टीमेटली इस चीज़ को कम्प्लीटली ठीक करने में, और आपको बार बार रिकर ना हो उसमें। तो हर चीज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे हमारे पास आया है और पेशेंट को कितना सिम्टम अभी आ रहा है एंड व्हाट आर द सिम्टम्स। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट, बट एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट रोल इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। All right. So what I understood is कि you can take medicines for the pain. For Yes. that time being For वो pain relaxation आपका of muscles. कम हो जाएगा, but वो ठीक नहीं होगा उससे, right? We can't Completely completely cure cure or that. completely get the spinal posture हाँ, back to back to normal the without उसके लिए you exercises, have with to only exercise medication. only. Yes, Yes, you have to correct. take care of yourself. सिर्फ दवाई लेके काम नहीं चलेगा. All right. So now let's come to adolescents. And my question is कि जो adolescents हैं उनका जो lifestyle है, now the kind of stress that they are facing, maybe it's study or maybe it's something else. So how is their neurological health is being affected? Yes, so काम्या जी, देखो जो एडोलेसेंट, जो टीनेजर्स हैं, Teenagers, एडोलेसेंट yeah. एज ग्रुप है हमारी, 13 to 18 ईयर्स की जो एज ग्रुप होती है, उनके पेरेंट्स के लिए मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम रहें। आई अंडरस्टैंड कि आजकल स्कूल का होमवर्क, क्लासेस, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, बट देन मेक श्योर कि आपका बच्चा रात को 8 बजे के बाद स्क्रीन पे नहीं पढ़ रहा है। उसके लिए आप प्रिंट आउट्स, बुक्स, किताबें रख सकते हो, सो यू कैन डिवाइड द टाइम कि जब स्कूल से आते हैं अगर स्क्रीन पे कुछ करना है, कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कोई होमवर्क उनको करना है, तो आप दिन में कराओ, आप रात को ना कराओ। सेकेंडली, बच्चों में माइग्रेन और हेडेक का फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए मॉर्निंग में उनको स्कूल एम्प्टी स्टमक ना भेजें। प्लीज़ गिव योर चिल्ड्रन प्रॉपर मील बिफोर यू सेंड देम टू स्कूल। थर्ड, सन एक्सपोजर। बहुत सारे बच्चों का हिस्ट्री रहता है कि स्कूल में धूप में खेले थे या घर पे आके धूप में खेल लिए तो उनको हेडेक हो गया। तो उसके लिए ट्राई करो कि बच्चों का हाइड्रेशन आप मेंटेन करके रखो। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश यही करेंगे कि जब धूप चली जाती है या तो उस टाइम पर, शाम के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी कराएं, या फिर आप हाइड्रेशन और मील टाइमिंग को करके रखेंगे तो बॉडी इसको भी कंपेंसेट कर लेगी, तो वो बहुत मैटर करता है। देन एडोलेसेंट एज ग्रुप में फॉर टीन गर्ल्स, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज मैटर्स अ लॉट। आजकल पीसीओडी के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, टाइम से पहले प्यूबर्टल चेंजेस आ रहे हैं बच्चों में, तो उसके लिए एक्सरसाइज मैटर्स। डोंट लेट योर किड्स लीड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, जॉगिंग, रनिंग, एथलेटिक्स,
कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को रखें एंड मेक श्योर कि वो कॉलेज लाइफ में भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. आई हैव हैड मेनी पेशेंट्स जिसमें कि बच्चे स्कूल टाइम में तो खेलते थे और फिर उन्होंने बंद कर दिया. द लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंजेस व्हेन दे स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज. That also matters a lot. So this will be my advice to all the parents, to adolescent girls as well as boys. Take care of their physical activity, take care of their meal timings, take care of their screen time during the day कि कितना है. टेक केयर कि वो कुछ अपना जो डाइट है उसमें फाइबर ज़्यादा ले रहे हैं, जंक फूड को कम कंज्यूम कर रहे हैं. मेयोनीज केचप इज़ अ कंप्लीट नो फॉर किड्स. बर्गर्स पिज़्ज़ाज कंप्लीट नो. यू कैन हैव वंस इन अ वाइल चीट मील, वंस इन अ मंथ काइंड ऑफ अ थिंग, but not on a daily basis. Maggie has not done anything good to anybody till date. So junk food needs to be avoided. Fried food items need to be avoided. गर्ल्स के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. 9 to 16 ईयर्स या 9 to 26 ईयर्स हम बेसिकली कहते हैं कि ये एज ग्रुप है जो कि एक आइडियल एज ग्रुप है for cervical cancer vaccination. So go ahead with it. Meet your gynecologist, get the vaccination done for your teen girls, because you can really prevent cervical cancer, which is the second most common cancer in females in India, just by vaccination. So that becomes really important. And take care of their hormonal issues by either meeting a dermatologist or an endocrinologist. अगर कोई precocious puberty या PCOD के issues आ रहे हैं, try to maintain their weight, try to control the weight. ओबेसिटी की वजह से ब्रेन का प्रेशर बढ़ के हेडेक के इश्यूज आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, PCOS के इश्यूज आते हैं. तो इन चीज़ों का आपको एडोलेसेंट बच्चों में ध्यान रखना है. All right, so now I have a question for you. Like being a mother yourself, do you also do या फिर आपने कभी किया है, like if your daughter is not eating something, so do you also offer her with some device या फिर you see this I will feed you, कि मतलब मदर्स आर डूइंग दिस कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तू फोन देख ले, तू गेम खेल ले, मैं तुझे खाना खिला देती हूँ. Yes. So have you done this? I avoid doing that. I have not done that. Okay. And see, मैंने बहुत सारे I also follow some parenting channels. Okay. So मैंने एक ही चीज़ उनसे सीखी for parenting. एक ही टिप था जो मैंने सीखा. Be firm. Set your boundaries with kids, and they actually obey you more. So I realized that with my daughter also, कि अगर मैंने एक बाउंड्री सेट की है कि स्क्रीन टाइम विल ओनली बी गिवन ऑन संडे एंड नॉट ड्यूरिंग योर मील, एंड यू बी स्ट्रिक्ट विद इट. बच्चे टैंट्रम थ्रो करेंगे. मेरी बेटी ने भी किया था. वो भागते हैं, रोते हैं, छुप जाते हैं, कोने में जाके बैठ जाते हैं. दे विल थ्रो टैंट्रम्स, दे विल टेस्ट योर पेशेंस. But you need to be firm and you need to respect their boundary also. You don't have to scream at them. See, screaming से तो बात बनेगी नहीं, डांटने से बात बनेगी नहीं, चाटा लगाने से बात बनेगी नहीं. आपको फर्म रहना है, आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है, आपको बच्चों की रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है. सेट देयर बाउंड्रीज कि बेटा ये है. तो अभी हम मील के साथ में माई डॉटर इज नाउ 6 years old. अभी का जो फिलहाल का जो प्रेजेंट का रूटीन है, फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ हर लाइफ शी वॉज विद माई मदर, मेरी मॉम के साथ थी. आने के बाद में आफ्टर 4 years, so उस टाइम पे मैं DM कर रही थी एम्स दिल्ली में. आई वॉज नॉट एबल टू गिव हर मच टाइम. आफ्टर 4 years ऑफ एज व्हेन शी मूव्ड इन विद अस, जब हमारे पास रहने लगी, तो उसके बाद से ये रूटीन सेट हो गया था कि खाने के टाइम पर स्क्रीन नहीं देखना है. स्क्रीन टाइम अभी धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि पहले था कि डेली 15 minutes ही रहेगा, अब ये हो गया है कि वंस इन अ वीक ही रहेगा संडे को. तो वो ग्रेजुअली चेंज हो गया है. स्लीप का टाइम फिक्स्ड है कि 8:30 वी आर बोथ asleep. Oh, great. Me as well as my daughter, we are both asleep. I wake up at 4:30 around 5 a.m. She wakes up at 6:30 for her school. और वो बहुत आराम से बड़ा फ्रेश होके उठती है, बड़ा अच्छा लगता है. एंड शी नोज की स्टोरी बुक टाइम है, रात को स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देंगी मम्मा. तो जो मैंने एक चीज़ मुझे लगता है कि मैं बाकी पेरेंट्स को बता सकती हूँ, जो मैंने खुद भी पेरेंटिंग टिप्स ही लिए हैं बाकी लोगों से. बट आई रियली एडमायर देम, जो पेरेंटिंग कोचेस हैं, कि वो इतनी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं. एंड दीज थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग. दैट यू नीड टू बी फर्म, यू नीड टू सेट योर बाउंड्री एंड बी रिस्पेक्टफुल टू योर किड्स. दैट्स द ओनली थिंग. ये इकलौता टिप है जो मैटर करता है. और बच्चे एक्चुअली फॉलो करते हैं. दे रेस्पेक्ट यू ऑल्सो एंड दे नो. अगर उनको पता है कि ठीक है मम्मा नहीं देंगी स्क्रीन आज, तो उनको पता है नहीं देंगे. दे विल नॉट आस्क,
they'll stop asking after a week. पूछना बंद कर देते हैं. सेम लाइक आवर बॉडी की, जैसे बॉडी को आप एडजस्ट कर सकते हो, यू कैन एडजस्ट योर किड्स एज वेल. सो कुछ टाइम का वो रोना धोना होगा, बट इफ यू सेट अ स्ट्रिक्ट रूल कि नहीं मिलेगा, या फिर खाने के टाइम पे स्क्रीन नहीं है, या जंक फूड इतना ही मिलेगा, एक टाइम पे मिलेगा, सो दे ऑल्सो वेट फॉर इट, दे ऑल्सो नो कि हाँ ये दिन मेरा इस खाने का है, या फिर अब मुझे स्क्रीन मिलने वाली है. सो दैट्स हाउ यू कैन सेट बाउंड्रीज. एंड नाउ कमिंग टू वुमेन स्पेसिफिकली, क्या आप हमको बता सकते हो, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन द ब्रेस्ट कैंसर थिंग एंड द सर्वाइकल कैंसर थिंग, दैट इज लाइक we are getting to hear so many cases on that. Breast cancer especially is getting so. Yes. तो can you just करेक्ट. yeah. सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है काम्या जी. ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, टू ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन फीमेल्स इन आवर कंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज. जी. सो ब्रेस्ट कैंसर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे. अब मैं मानती हूँ कि 5 to 10% केसेस ऑफ फेमिलियल जेनेटिक होते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द 90% केसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल. एंड प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, किसी भी बीमारी के साथ, चाहे वो कैंसर हो चाहे वो कुछ भी हो, अर्ली ट्रीटमेंट मैटर्स, अर्ली डिटेक्शन मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू कैंसर. ये अर्ली डिटेक्शन इतना मैटर करता है कि इसकी स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस भी बनी हुई है. तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट आप कैसे कर सकते हो? नंबर 1, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हफ्ते में एक बार, एवरी संडे और सैटरडे, या फिर अगर आप नहीं याद रख पा रहे हो तो ऑन अ डेली बेसिस मेक इट अ रूटीन टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट वाइल यू आर टेकिंग बाथ फॉर एनी लम्प्स. कोई गांठ तो नहीं फील हो रही है, कोई लंप तो नहीं फील हो रहा है, सो दैट यू कैन स्क्रीन इट, यू कैन गेट एन अल्ट्रासाउंड डन अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है. अर्ली डिटेक्शन मैटर्स अ लॉट. देन मैमोग्राफी. अब मैमोग्राफी जो है कब करानी है? जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनके मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, स्टार्ट स्क्रीनिंग एट 30 years ऑफ एज. गेट योर जेनेटिक म्यूटेशंस डन. BRCA1, BRCA2 म्यूटेशंस होती हैं, वो करानी है. अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जो कि इन जनरल केस रहता है, मोस्ट कॉमनली केस रहता है, प्लीज स्टार्ट गेटिंग योर मैमोग्राफी डन एट 40 years ऑफ एज. 40 years के बाद once in 2 years या फिर once in 1 year एनुअल स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम द पेशेंट साइड इज कि मैम इतना फ्रीक्वेंट मैमोग्राफी करेंगे तो रेडिएशन एक्सपोजर से तो कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ जाएगा? तो मैमोग्राफी का रेडिएशन एक्सपोजर बहुत कम होता है. आप कितनी भी मैमोग्राफी करा लोगे, हर साल में अगर एक बार भी करा रहे हो, उससे आपका रिस्क इतना नहीं बढ़ेगा कि आपके जो बॉडी सेल्स हैं वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएं. सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दैट रिस्क. द बेनिफिट इज स्टिल मोर देन रिस्क. द बेनिफिट ऑफ अर्ली डिटेक्शन is much higher than that risk, that minute risk, minimal risk. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इफ़ वी कम टू सर्वाइकल कैंसर, नाउ सर्वाइकल कैंसर कुछ लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज दिस सर्वाइकल कैंसर. सो सर्विक्स आपके यूट्रस का, बच्चादानी का नीचे वाला पार्ट होता है, छोटा वाला पार्ट होता है. अब उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ इरोजन्स, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. रिकरेंट फ्रिक्शन, रिकरेंट ट्रॉमा लीड्स टू मोर ऑफ चांसेस ऑफ नॉर्मल बॉडी सेल्स गेटिंग कन्वर्टेड टू कैंसर सेल्स. जी. तो अब सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन अवेलेबल है. फॉर ब्रेस्ट कैंसर वी डोंट हैव अ वैक्सीन, बट फॉर सर्वाइकल कैंसर वी डू. अब सर्वाइकल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV. उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, 6, 8, 16, 18, बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं. HPV 16, HPV 18 मोस्ट कॉमन स्ट्रेन्स है. 90% सर्वाइकल कैंसर इन्हीं 2 स्ट्रेन से होते हैं. बाकी HPV 6, HPV 8, HPV 9 बहुत सारे हैं. ये जो वायरस होता है इसका एक्सपोजर होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स. तो उस टाइम पे वो एक्सपोजर होता है. इसीलिए 9 to 26 years बिफोर मैरिज जो एज ग्रुप है वो आइडियल एज ग्रुप माना जाता है फॉर सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन. अगर आप 26 years के बियॉन्ड है तो भी 45 years की एज तक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके पैप्समेयर करा के, अगर उसमें एक्सपोजर नहीं है, अगर मेलिग्नेंट सेल्स नहीं है, अगर एटिपिकल सेल्स नहीं है, तो भी यू कैन गो हेड विद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, बट यू नीड टू मीट अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट. सेकेंडली, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे की जाए? तो आफ्टर 40 years ऑफ एज उसके लिए भी पैप्समेयर और HPV DNA टेस्टिंग, once in 3 years पैप्समेयर या फिर once in 5 years HPV DNA टेस्टिंग होता है. वो स्क्रीनिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो वंस यू टर्न 40 years ऑफ एज, प्लीज स्टार्ट स्क्रीनिंग फॉर दीज कैंसर्स ऑल्सो. देर आर सर्टेन ब्लड ट्यूमर मार्कर्स, कुछ ब्लड के ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं. मेल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट फीमेल्स कैन ऑल्सो गेट दोज डन.
So whenever you get an annual checkup done, just meet your physician and discuss regarding these screening tests also, because this is also important. तो उसके बारे में भी आपने डिस्कस करना है. All right. So is intercourse the only cause of cervical cancer या कुछ और भी है? Intercourse is not the cause of cervical cancer. It only leads to exposure of that Exposure. virus. Okay. Anyways, वो exposure with time HPV का virus का exposure आ जाता है because of frequent erosions Okay. in the lower reproductive tract or system. तो वो exposure आना ही आना है, वो exposure आ जाता है. बट जब वो एक्सपोजर आता है तो उससे वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी डिपेंड करती कि कौन सा स्ट्रेन ऑफ वायरस है. सो अब जो वैक्सीन्स आ रही हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स. कुछ वैक्सीन्स में 4 स्ट्रेन्स ऑफ HPV आर देयर. कुछ वैक्सीन ऑल स्ट्रेन्स को कवर करता है. ठीक है. So you can go ahead with the vaccine that covers all strains, or you can go ahead with vaccine that covers only the 4 major strains. वो आप कर सकते हो. But to prevent, एक तो सफाई, क्लीनलीनेस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. अगर आपको इरोजन हो रहा है, अगर आपको स्पॉटिंग हो जाती है बीच बीच में, अगर आपको लगता है कि टच करने पे ब्लीड कर रहा है, देन प्लीज मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट. दोज आर अर्ली मार्कर्स. तो गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है, पैप्समेयर कराना है, गेट इट डिटेक्टेड. सर्वाइकल का अगर इन्फेक्शन हो रहा है उस एरिया में, विजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, गेट इट ट्रीटेड. नीचे के साइड में दर्द हो रहा है, जहाँ पे बच्चादानी होता है, नीचे लोअर एब्डोमेन में आपको पेन हो रहा है, आपको एक फाउल स्मेलिंग सिक्रीशंस आ रहे हैं, get it checked by a gynecologist. Don't ignore your symptoms. All right. So इस 26 के बाद क्या हम नहीं ले सकते हैं वो वैक्सीन, ऐसा है? We can take it, but हमें उस टाइम पे फिर हमें pap smear करा के लेना है. Yes. Okay. So you need to meet your gynecologist. You have to get your pap smear done, and then you can decide about the vaccination. All right. Prior to your 9 to 26 years of age group, you can take it. All right. So is there anything on the like day-to-day basis, like कुछ easy तरीके या फिर how we can take care of it? मतलब कुछ है ऐसा natural alternate? See, hydration, Hydration, diet, yes, taking care कि आपको कार्सिनोजेंस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है. जैसे आजकल प्लास्टिक कंटेनर्स बहुत यूज़ होते हैं, परफ्यूम्स में कार्सिनोजेंस होते हैं. Okay. तो उन चीज़ों को इन डेली रूटीन अवॉइड करना हेल्पफुल होता है. जो पहले ज़माने में जैसे हम अर्दन पॉट्स यूज़ करते थे, खाना भी, दही भी अर्दन पॉट्स में होता था, खीर बनती थी वो भी अर्दन कढ़ाई में बनती थी, है ना. तो वो चीज़ें मैटर करती थी. तो उस टाइम पे कार्सिनोजन का एक्सपोजर बहुत कम था. अभी आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत आ गई हैं, तो उसकी वजह से हमारा डे टू डे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है टू दीज मटीरियल्स. एंड दीज मटीरियल्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग आवर बॉडी सेल्स इनटू कैंसर सेल्स. Okay. So be it any kind of cancer, so we need to follow a very healthy kind of a routine. Even more important during this time, because our environment is not on our side. Pollution बढ़ता जा रहा है, global warming बढ़ती जा रही है, ozone layer कम होती जा रही है. So our environment is not on our side. So we need to be even more aware about our health now. It's really important. Earlier actually these things were not there, like PCOD, cervical cancer, because the lifestyle हवा पानी was actually organic. मतलब written नहीं था कि organic है, the things were actually organic and better. pure. Environment was better, lifestyle was better. बट उस टाइम पे भी एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं था. जैसे बैक पेन और सर्वाइकल पेन के इश्यूज बहुत होते थे, उनमें भी कैंसर, पीसीओडी ये तब भी था. उस टाइम पे डिटेक्शन नहीं होता था, मेडिकल फैसिलिटीज भी ज्यादा नहीं थी, तो दैट डिटेक्शन रेट हैज आल्सो डिफर्ड. नाउ वी हैव वन सिम्पटम, वी नो व्हाट इट इज, व्हाई इज इट हैपनिंग, राइट. एट दैट टाइम दैट वाज नॉट देयर. तो वो भी चीजें नहीं थी. डिलीवरी, होम डिलीवरीज होते थे, हॉस्पिटल्स की इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, सिजेरियन सेक्शन से बहुत ज्यादा डर था, अच्छे डॉक्टर्स मिलना बड़ा मुश्किल रहता था कि डॉक्टर कहाँ मिलेंगे. टर्शियरी केयर हॉस्पिटल इतना दूर दूर होता था, सुपर स्पेशलिटीज होते ही नहीं थे पास तक भी. सो हाउ विल दे डिटेक्ट, इवन इफ दे हैव सिम्टम्स, वो डिटेक्ट नहीं हो पाता था. So that medical detection has also improved, but yes, our lifestyle has deteriorated. So taking both into account, दोनों जब ऐड हो गए तो ये बीमारियों के जो पूरा पहाड़ आ गया है, बरसात हो गई है, वो स्टार्ट हो गई है. All right, so now we will go into the like different phases of a woman's life. So is like if someone is trying to conceive, but they are not able to. Yes. So is that like क्या न्यूरोलॉजिकल जो हेल्थ है वो भी अफेक्ट कर रही है उनको कहीं ना कहीं? हाँ, so infertility obviously leads to anxiety, depression. बहुत ज़्यादा सैडनेस, मूड चेंजेस हो जाते हैं.
Plus, infertility patients are also trying for IVF or on hormonal treatments. वो जो hormonal changes होते हैं, they also trigger depression. They also lead to anxiety, palpitations. तो neurological health की हम बात करें तो वो रहता है. इनफर्टिलिटी के अगर हम causes की बात करें तो PCOD one of the very common causes of infertility. यूट्राइन ट्यूबरक्लोसिस, बच्चादानी का TB one of the most common infectious causes of infertility in India. तो ये important causes है infertility के. लाइफस्टाइल चेंजेस, हार्मोन्स, तो AMH बनना ही कम हो जाता है. 30 इयर्स के बाद AMH मिलता ही नहीं आजकल किसी में ना, बहुत कम लेवल्स हो जाते हैं. इफ दैट इज नॉट देयर, प्रेगनेंसी डजंट हैपन. तो उस वजह से वो जो इनफर्टिलिटी के कॉजेज हैं वो भी मैटर करते हैं. इनफर्टिलिटी की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के साथ पेशेंट गो थ्रू करते हैं, वो भी मैटर करते हैं. मेरा एक ही एडवाइस रहेगा कि व्हेन यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड और यू आर फीलिंग लो, take help from your family members. If you are not able to get help, take help from your doctors. फिजिशियन से मिलिए, आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं. यू कैन टॉक टू देम, काउंसलिंग करवा सकते हैं. दी ओनली थिंग यू नीड टू आस्क योर साइकोलॉजिस्ट इज कि इफ आई हैव दीज थॉट्स, इफ आई एंटर दिस सर्कल ऑफ थॉट्स, हाउ डू आई एग्जिट दिस थॉट. क्या एस्केप मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर मुझे थॉट्स आएंगे तो मुझे क्या करना है. बाकी तो जो रूटीन है, ट्रीटमेंट है, आप फॉलो कर ही रहे हैं. This thing also matters, regulating your thought. Meditation and yoga matters a lot in this. तो in females में भी not just for preventing depression or anxiety, also for regulating their hormones. Yoga and meditation matters. So वो भी बहुत matter करता है. So take care of these things. Yes. So what I tell them is talk to someone because वो बहुत मदद करता है. And one more thing is कि आपने बात कर ली, you will feel lighter. Yes. But the situation is still same. सो टू करेक्ट दैट सिचुएशन, या फिर सिचुएशन को छोड़ देते हैं टू करेक्ट योर सेल्फ, सो दैट सिचुएशन वही है बट यू फील बेटर. यू नीड टू बी मेडिटेटिंग, यू नीड टू प्रैक्टिस प्राणायाम. सो दैट्स हाउ इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. एंड नाउ आफ्टर द इनफर्टिलिटी स्टेज, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन. Yes. So is that also linked to neurological something? Very very important. अब जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर there are so many changes in the body happening. एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वेजोडाइलेशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड वेसल्स का डायलेट होना, हार्मोनल चेंजेस, एंड देन डिलीवरी के बाद में सारी चीजें दोबारा से नॉर्मल एकदम से नहीं आती हैं. टेक्स टाइम, चेंजेस होते हैं. यू गेट स्लीप डिप्राइव्ड. जब बेबी है, आपको रात को फ्रीक्वेंट फीड कराना है, आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हो. यू हैव पेन, आपको बैक में पेन है, आपको ब्रेस्ट में पेन है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होता है, बेबी फीड नहीं कर पा रहा है तो ब्रेस्ट एब्सेस के चांसेस हो जाते हैं. यू हैव वेजाइनल ब्लीडिंग उस टाइम पे. तो वो सारी की सारी चीज़ें पोस्टपार्टम में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती हैं. सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज समथिंग दैट इज ट्रू, दैट हैपन्स. And Indian society in totality tends to ignore it. But no, you need to take care of the baby. I understand that, but you need to take care of the mother's physical as well as mental health at that time. वो 1 to 2 months का टाइम होता है जब आपकी डबल मेहनत की उनको ज़रूरत होती है, मदर एज वेल एज द बेबी. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ कि उनको टाइम से खाना मिल रहा है, वो खुश है, उनसे कोई बात कर रहा है, उनकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको टैकल किया जाए डॉक्टर से मिलके, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके, फिजिशियन से मिलके. उनको कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स चल रहे हैं बिकॉज जब वो बेबी को फीड कराते हैं तो जितना भी उनकी बॉडी में कैल्शियम है वो सब मिल्क में सिक्रीट हो जाता है. तो उनके पास कैल्शियम नहीं रहता. दैट लीड्स टू बैक पेन. उनको बैठ के फीड कराना है तो पूरा दिन कितना एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स चाइल्ड टेक्स फीड इन वन गो. So वो 10 to 15 minutes का stretch and then after 2 hours again the baby needs to be fed. So वो जो postural changes होते हैं, it takes a toll on their mental health कि एकदम से changes कैसे आ गए, body में इतने changes हो रहे हैं, then हम सो नहीं पा रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है, breast engorged है. So ये बहुत ज़्यादा it takes a toll on women. So the family around the women need to take care of females as well as their babies at that time a little bit more. सो दैट उनका ध्यान रखा जाए, सो दैट आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अवॉइड कर पाए. हाइड्रेशन का ध्यान रखें. खाने में मैंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस सुने हैं पोस्टपार्टम में कि बट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते नहीं हैं. यू नीड टू गिव अ प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट टू द मदर सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एज वेल एज द बेबी. So you need to have a calcium and protein rich diet given to the mother at that time. All right. So, but I am not married yet. So I want to ask you, like being a mother and being a doctor yourself, is it actually true कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं like after delivery,
the mother needs to be taken care very that's common. Yes. But women being women, I have heard this a lot from my students that my mother-in-law or people around me, they are like कि हमने क्या बच्चे नहीं पाले हैं, ये थोड़ा ज़्यादा करती है, या हमारे टाइम में क्या बच्चे नहीं हुए थे, तीन तीन पाले हैं मैंने, इस टाइप से मतलब they like already they are going through so much. Yes, but that needs to change. हाँ. That needs to change. Yes. मतलब उनको वो mental taunts and everything they Yes, do. I understand जी. कि एक पहले like 30-40 years back there was a certain way to live हाँ, life to or live to raise life, their yeah. kids. But now there is another way. Women are working, Women are उनको work का भी working. pressure रहता है, career का भी pressure रहता है. प्लस हर किसी का अपना एक तरीका है, ज़माने के साथ मूव ऑन तो सबको करना ही पड़ेगा विद द लाइफस्टाइल, विद द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट वी हैव. सो वी नीड टू चेंज दैट. वो जो टॉन्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. I feel myself very lucky that my in-laws were very supportive during my time, and I was able to manage my career as well as my child during that time. But I would request everybody in the family, if you have a new mother, please take care of the new mothers. And also अभी थोड़ा सा lifestyle change हुआ है, तो you need to give a little bit extra care. But then they are part of your family. This is not too much to ask for. It should be done by you without even asking. तो करना ही है. Yeah. All right, and now let's get to that mothers only. Like, what are the neurological disorders that women are facing, especially after 40 years of age? यस. सो अगर हम बात करें 40 इयर्स के 40 बाद years एक के बाद. पेरीमेनोपॉजल फेज आ जाता है, जी. विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट. सो मेनोपॉज, व्हाट इज मेनोपॉज? तो जैसा कि वर्ड बताते हैं, मेन होता है मंथ, एंड देन पॉज मीन्स इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पॉसेस विच मीन्स स्टॉप. तो Okay. जब आपका मंथली साइकिल स्टॉप हो जाता है, सो व्हाट हैपेंस इज कि एज के साथ में आपके जो ओवरीज आपके हार्मोन्स बना रहे हैं वो बनने कम हो जाते हैं, ओवा एग बनने कम हो जाते हैं, तो धीरे 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 आपको साइकिल्स आने बंद हो जाते हैं. उसको हम कहते हैं मेनोपॉज. अब जब ये चेंजेस हो रहे हैं तो इसके साथ बॉडी में और भी चेंजेस हो रहे हैं अंदर. आपने सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस की कि पीरियड्स पहले इरेगुलर हुए, और फिर 1 ईयर के लिए जब आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, देन वी कॉल इट मेनोपॉज. जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है 45 to 55 ईयर्स का रहता है, बट हाँ 40 ईयर्स पे हम पेरीमेनोपॉजल फेज बोलना शुरू करते हैं. आपको 2-3 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है. पहला, मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हेल्थ में स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इस टाइम पे बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस. तो अपना स्लीप का ध्यान रखें कि आप टाइम से सो रहे हैं, आपने एक रेगुलर टाइम रखा हुआ है, आप रात को टीवी देखकर या मोबाइल देखकर नहीं सो रहे हैं. आपका हाइड्रेशन मैटर करता है, आपका रेगुलर डाइट और मील टाइमिंग्स मैटर करता है. सेकेंड इज योर बोन हेल्थ. आफ्टर मेनोपॉज आपके हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन जो कि बोन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, वो भी एकदम से डिप हो जाता है, तो बोन का टूटना शुरू हो जाता है, विच वी कॉल ऑस्टियोपोरोसिस. उसकी वजह से फ्रैक्चर्स आते हैं, जो हम सुनते हैं कि एल्डरलीज में बाथरूम में गिर गए, हिप बोन का फ्रैक्चर आ गया. दैट हैपन्स बिकॉज देयर बोन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इन इटसेल्फ वीक, वो कमज़ोर हो गया है. अब वो फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए आपको स्क्रीनिंग करनी है, डेक्सा स्कैन करना ही करना है. डेक्सा स्कैन 50 ईयर्स के बाद स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है. 1 in 2 years का डेक्सा स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है. तो बोन हेल्थ का ध्यान रखेंगे, कैल्शियम विटामिन डी का ध्यान रखेंगे. जितना कैल्शियम आपको एक ग्लास दूध से मिलता है, उतना आपको एक कटोरी दही से भी मिल जाता है. तो अगर आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, यू कैन टेक लस्सी और दही, योगर्ट, वो भी आप ले सकते हो. विटामिन डी का एकमात्र सोर्स सन एक्सपोजर होता है. हम इंडियंस में कुछ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हम उस विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए भी ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट होता है कि जो रिकरेंट विटामिन डी डेफिशिएंसीज है उस पर चेक रखा जाए और उसको कंप्लीट किया जाए, उसको सप्लीमेंट किया जाए. देन थर्ड कम्स द वेजोमोटर रिस्पॉन्स, जो ब्लड वेसल्स में रिस्पॉन्स आता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस पोस्ट मेनोपॉजल. तो ये जो रिस्पॉन्स होता है इसकी वजह से हॉट फ्लैशेस आना, रात में पसीने आना, बालों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, पसीनम पसीना हो जाना रात को जब उठते हैं, एकदम से स्लीप रेस्टलेस होके उठना, पैल्पिटेशंस आना, एंजाइटी आना, इसको हम कहते हैं वेजोमोटर रिस्पॉन्स. कुछ लोग होते हैं 5 to 10% लोग जिनको बहुत सीवियर वेजोमोटर रिस्पॉन्स आता है, उनमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मैटर करता है. गायनेकोलॉजी से मिलके यू कैन डिस्कस दैट. बट जिनमें नहीं है, विटामिन ई. So vitamin E, if I'm talking about vitamin E, you can get it through supplements. You can also get it through your diet via nuts and seeds and green leafy vegetables. So दो walnut, दो almond, pumpkin seeds, flax seeds, vitamin E rich होते हैं. You can include that. Fish like sardines,
फिश ऑयल, इनमें विटामिन ई होता है तो उसको इंक्लूड करें। स्पिनच, ब्रोकोली, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, तो उसको इंक्लूड करें। तो पोस्ट मेनोपॉजल विटामिन ई बिकम्स इंपॉर्टेंट, पोस्ट मेनोपॉजल मैग्नीशियम बिकम्स इंपॉर्टेंट, जिंक इज इंपॉर्टेंट, योर आयरन इज इंपॉर्टेंट, योर विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट। सो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट मेनोपॉजल या फिर पेरीमेनोपॉजल फेज में। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो स्लीप के लिए, एंजाइटी को प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सिट्रेट, मसल्स के लिए मैग्नीशियम मैलेट और ब्रेन के लिए मैग्नीशियम थ्रियोनेट आर रियली इंपॉर्टेंट। यू कैन मीट योर फिजिशियन एंड डिस्कस विद द डोजेज एंड एवरीथिंग, बट विटामिन ई, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी एंड हीमोग्लोबिन, ये 5 चीज़ें जिनको आपको मीनोपॉज के बाद एज सप्लीमेंट्स या फिर एज डाइटरी एडिटिव्स, एड ऑन्स, dietary measures, you need to take care of these things. All right. And now we are almost on the concluding stage. So we'll get into obesity now. Yes. कि क्या वो भी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है, एंड इज देयर एनी लिंक बिटवीन कंडीशंस लाइक अल्जाइमर्स और मेमोरी लॉस? क्या ओबेसिटी और ये सब कुछ रिलेटेड है या नहीं है? यस, सो अगर हम मेमोरी लॉस की बात जी। करें तो डिमेंशिया, सो आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज एल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ जाता है। एल्जाइमर्स होता है ब्रेन में कुछ पार्ट्स की श्रिंकेज की वजह से। ओके। बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज जो मेमोरी लॉस आता है वो यूजुअली लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, विटामिन B12 डिफिशियंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म, अनकंट्रोल्ड PCOD, इसकी वजह से आता है। मल्टीटास्किंग, नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, लो एफिशिएंसी। अगर आप कुछ काम करते हुए किसी और काम के बारे में भी स्ट्रेस्ड हो तो यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर फुल्ली व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपने रजिस्टर ही नहीं किया तो आप रिकॉल कैसे करोगे? तो यंग लोगों में मेमोरी उसकी वजह से आता है। जो हम डिमेंशिया की बात करते हैं, मेमोरी लॉस, जिसमें कि एल्जाइमर्स इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। नाउ डिमेंशिया इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोरी, डिमेंशिया इज एन अम्ब्रेला टर्म। डिमेंशिया में मेमोरी लॉस, स्पेसेस का ना पता चल पाना, कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं और रास्ता भूल गए हैं, किचन में जाना था वॉशरूम में चले गए हैं, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, जैसे जिनको कुकिंग 20-30 सालों से जो कुकिंग कर रहे थे अब वो भूल गए हैं कि उनको लाइटर कैसे उनको गैस स्टव को ऑफ करना है या उनको कितनी क्वांटिटी में मसाला डालना है। दे गेट कंफ्यूज्ड कि इसके बाद कौन सी चीज डालनी है, but they were very efficient till now. So these are also indicators of dementia. Okay. You need to meet your neurologist. Now how to prevent dementia, how to prevent having this. तो पहली चीज obesity. Obesity has a direct linkage with memory loss. मोटापे की वजह से, बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से डिमेंशिया का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप डाइट में नट्स एंड सीड्स, विटामिन्स, ओमेगा 3 का ध्यान नहीं रखेंगे तो डिमेंशिया का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल करेंगे तो डिमेंशिया का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको इस डिमेंशिया को जो 60 साल की उम्र के बाद आ रहा है उसको प्रिवेंट करना है, सो यू नीड टू कंट्रोल योर वेट, यू नीड टू कीप योर वेट इन चेक. You need to keep a check on your vitamin levels, vitamin B12. You need to keep a check on your thyroid levels. आपको अपना डाइट मेंटेन करना है. अब डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेंटेन करना आसान है. विटामिन्स और मिनरल्स को हम भूल जाते हैं. विटामिन B12 रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन. ना सिर्फ पैरों में सुनपन, टिंगलिंग करता है, बल्कि आपको मेमोरी लॉस, बैलेंस के इश्यूज, वर्टाइगो जैसी प्रॉब्लम भी देता है. So as far as a neurologist is concerned, vitamin B12 becomes the most important vitamin for me. So that becomes important for your brain health also. तो उसका ध्यान रखेंगे. मैग्नीशियम लेवल्स का ध्यान रखेंगे. जितने भी मिनरल्स हैं आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स से मिल जाते हैं. So try consuming these in your diet on a regular basis. All right. And now I want to know कि ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ है वो सफ़र कर रही है, लाइक क्विक रेड फ्लैग्स. So red flags will be having frequent headaches, Okay. neck pain, feeling fatigued, lethargic, vertigo, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, फेंटिंग एपिसोड्स, हाथों में जलन, सुनपन आना, टिप्स ऑफ फिंगर्स में, टिप्स ऑफ टोज में, चलते हुए काफ में पेन आना, रात को सोते हुए रेस्टलेसनेस लगना, ऐसा लगना कि कुछ तो घबराहट वाली फीलिंग हो रही है, या पैरों में कुछ अनयूजुअल फीलिंग है, आपको मन करता है कि पैरों को कोई पटकता रहे या दबाता रहे. आप जैसे ही रेस्ट करने के लिए लेटते हैं आपको एक अनयूजुअल फीलिंग आ जाती है. सो ऑल ऑफ दीज इंडिकेट दैट सम न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आर गोइंग ऑन एंड यू नीड टू मीट अ न्यूरोलॉजिस्ट राइट अवे. क्या ये हेरिडिटरी भी होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका जेनेटिक लिंकेज होता है, बट एज फार एज न्यूरोलॉजिकल पार्किंसन डिमेंशिया गो, हार्डली 2 to 4% केसेस आर Okay. जेनेटिकली लिंक्ड.
Mostly they are lifestyle and acquired cases. All right, and now again we are on the conclusory stage. Last two questions. Can you throw some light on the recent GBS outbreak that happened? ओके सो जीबीएस जो कि गुलन बारे सिंड्रोम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी में जो कि हमारे नर्व फाइबर्स को अटैक करती हैं। तो पहले पैरों में सुनपन, कमज़ोरी आती है, फिर हाथों में सुनपन आता है, कमज़ोरी आती है, ग्रिप नहीं बन पाती है, एंड देन इट अफेक्ट्स योर लंग मसल्स। तो उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो रिसेंटली पुणे में आउटब्रेक हुआ है, बॉम्बे से बहुत केसेस आए हैं, मुंबई से केसेस आए हैं, कोलकाता से भी कुछ केसेस अभी रिसेंटली आए हैं। GBS इज़ नॉट वेरी रेयर, बहुत रेयर इलनेसेस में नहीं है। एज अ न्यूरोलॉजिस्ट आई वुड बी सीइंग 2 to 3 केसेस पर मंथ on a monthly basis for a long time now. But yes, an outbreak on such a scale is a public health concern. अब GBS जो ट्रिगर होता है, अब ये इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट क्यों अटैक कर रहा है, हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे नर्व फाइबर्स को क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ कुछ ऐसे बैक्टीरिया से बनती हैं, वो बैक्टीरियाज होते हैं जो पेट का इन्फेक्शन करते हैं, जैसे कैम्पैलोबैक्टर जेजनी है, ई कोलाई है। तो पेट का इन्फेक्शन होता है, डायरिया होता है, उसके एक हफ्ते बाद जब एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं, दे स्टार्ट अटैकिंग योर नर्वस सिस्टम, यू स्टार्ट हैविंग सिम्टम्स ऑफ GBS। तो एक चीज़ है, अगर ये पेट के इन्फेक्शन से हो रहा है तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर has to have a linkage with it. That's quite obvious. So you need to have clean food, be it vegetarian, be it non-vegetarian, जो भी अपना खाना अच्छे से क्लीन करके खाएं। बाहर खाना खाना अवॉइड करें। पानी जितना हो सकता है घर से बॉटल में लेकर जाएं, सो दैट आपको आउटसाइड वाटर नहीं कंज्यूम करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। Because we are having this outbreak, you need to take care of this one factor, that you need to avoid eating outside, you need to avoid having contaminated food and water, you need to have clean food if you want to prevent it. All right, perfect. And now as we are concluding it, I want to share कि आपको पता ही होगा ये चीज़, that people have this tendency as humans कि जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा ना कि वॉक करनी है, योगा करो, तब तक people don't do it. मतलब वो ना इलनेस का वेट करते हैं, एकदम कोई बीमारी लग जाए उसके बाद अपना ध्यान रख लेंगे। बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली उनको बोलती हूँ ना कि लाइक डू योगा, डू प्राणायाम, डू मेडिटेशन, मैम वाई, मुझे तो कुछ है ही नहीं। तो व्हेन कुछ हो जाता है देन दे गो टू अ डॉक्टर। डॉक्टर कहेगा ना कि बैक पेन है, योगा कर लो। अच्छा, माइग्रेन हो गया है तो प्राणायाम कर लो। कुछ और डायबिटीज हो गई है तो अच्छा आपको डेली अब मूवमेंट करनी ही पड़ेगी। देन दे कम टू मी कि अब कुछ बता दो मुझे। सो नाउ अब हमारे पास डॉक्टर ही हैं सामने। सो आई वांट योर फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम हमारी वुमेन के लिए कि उनका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए एंड हाउ इम्पॉर्टेंट योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन इज टू इम्प्रूव एंड मेंटेन देयर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। यस, सो एरोबिक्स, योगा, मेडिटेशन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेगा। ये 3 चीज़ों के लिए आपको 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना ही निकालना है। इट्स नॉट टफ, यू कैन डू इट। तो वो आपको निकालना ही निकालना है। अगर आप ये 3 चीज़ें करना शुरू कर दोगे इन योर 20s और एटलीस्ट इन योर 30s और एटलीस्ट इन योर 40s, वॉट एवर एज यू आर एट, बट इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिवेंट, अगर आपको क्योर ही करना है तो ठीक है, क्योर इज़ अवेलेबल। अगर प्रिवेंशन करना है, सी प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इवन हमारी मेडिकल किताबों में भी सबसे पहले हमें यही बताया गया था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इन आवर MBBS टाइम्स, टू बी ऑनेस्ट। तो ये जो प्रिवेंशन है, अगर आपको प्रिवेंशन करना है तो ये 3 चीज़ें आपको अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करनी ही होंगी। देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, योर बोन हेल्थ इश्यूज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वॉकिंग इश्यूज, डिमेंशिया, जितनी भी ओल्ड एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फिटीग, फीलिंग लो, इन सबको आप प्रिवेंट कर पाओगे। एटलीस्ट 70 to 80% चीज़ों को आप प्रिवेंट कर दोगे इफ़ यू आर फॉलोइंग दीज 3 इन योर डेली रूटीन। सो यू मस्ट इनकलकेट दीज 3। ऑल राइट, एंड नाउ क्विक क्वेश्चन, आप एक अपनी फेवरेट हैबिट बताओ, या मतलब कोई एक ऐसी एडवाइस, वन ओनली, जो आप सबको देना चाहते हो टू इम्प्रूव देयर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग इन जनरल। वन एडवाइस और समथिंग दैट यू आर ऑल्सो डूइंग इन योर रूटीन। एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है, विच आई ऑल्सो फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम डूइंग इट, इज़ डेली जॉगिंग एंड वेकिंग अप अर्ली। ओके, जल्दी उठने की वजह से इतना मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है। जिस दिन भी मैं 6 बजे के बाद उठती हूँ,
सो सी मेरे लिए रूटीन है कि मैं 4:35 AM उठ जाती हूँ, उठ आई वेक जाते अप एट 4:35, सो 6 o'clock सीम्स डिले टू मी। बट अगर मैं 6 o'clock या 6:30 भी उठ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी संडे को उठ गई, आई डोंट फील फ्रेश, ओके, बिकॉज मैं अपना वो डेली रूटीन सेट ही नहीं सेट कर ही नहीं पाती कर हूँ। पा रहे हो। जब मैं 4:30 उठती हूँ तो आई एम एबल टू सेट माई रूटीन, आई फील फ्रेश, आई एम नॉट इन अ हरी, मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हूँ, मैं आराम से उठ सकती हूँ, मैं पानी पीऊंगी, मैं बैठूंगी, मैं सोचूंगी कि आज मुझे दिन भर में क्या क्या करना है, हाउ डू आई या अलाइन माई डे, हाउ डू आई रीच माई गोल कि ये चीज़ें मुझे करनी है, तो शाम तक किस किस टाइम पे किस तरीके से मुझे करनी है। आई हैव टाइम टू डू माई जॉगिंग ऑल्सो इफ आई वेक अप अर्ली, आई हैव टाइम टू थिंक अबाउट माई डे टाइम रूटीन, एंड आई एम एबल टू फॉलो दैट रूटीन ओनली इफ आई सेट माई माइंड टू इट। अगर मैंने सोचा ही नहीं, मैं उठी हड़बड़ाहट में और फिर मैं फटाफट से रेडी होके चली गई हॉस्पिटल या क्लिनिक, देन मैंने सोचा ही नहीं, तो आने के बाद आई फील लॉस्ट कि नाउ व्हाट डू आई डू। व्हाट डू आई तो डू? वो सोचने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है उस टाइम पे आफ्टरनून में कि आपका पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता है। तो एक एडवाइस अगर मैं दूंगी तो वो होगा, अपना टाइम रूटीन अपना सेट कर लें। वेकिंग अप अर्ली इज वन थिंग दैट हैज हेल्प मी अ लॉट, एंड आई थिंक इट कैन हेल्प यू अ लॉट टू in improving your mental health, in reaching your goals also. All right, so the final advice was waking up early, because अगर वो 1 घंटे की जो एक्स्ट्रा नींद है, या फिर इवन इफ यू टेक आउट 30 minutes एंड गिव दैट 30 minutes, वो एक लग्जरी आप लो, द लग्जरी ऑफ स्लो मॉर्निंग्स, जहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है। यू हैव 30 minutes to 1 hour फॉर योर सेल्फ, यू डू ऑल द गुड थिंग्स दैट यू लाइक, एंड मतलब यू गिव योर डे अ वेरी फ्रेश एंड अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट, इंस्टेड ऑफ जस्ट अलार्म से उठे। अलार्म से उठने भी पहले तो दिमाग हिल जाता है पूरा, एंड देन यू जस्ट रश to work, फटाफट 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 सब काम कर रहे हो, so that is impacting your health a lot. And yes, so that was it from this episode. I really hope आपको बहुत कुछ जानने को मिला, and you got to learn a lot of new things, and I really hope that you are also carrying this, you're also implementing the same things in your routine as well. So yes, that was all. Keep breathing, keep smiling, and bye everyone.